नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी बोलने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हुआ, तो वो आपको इंडिया का मैप बता देगा कि जो इंडिया का मैप है उसको देख लो, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। बाद बाकी सब क्या होता है? इंटरनेशनल होता है। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन का भाषा में बात किया जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का मैप होता है, ये हम बताते हैं, चलिए सही है। बट अगर इकोनॉमिक्स का भाषा में बात किया जाए, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड मीनिंग होता है। मतलब कि सर वो जो इंडिया का मैप है ना, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये बात सही है। उसको छोड़ के और भी बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसको इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। मतलब ऐसा चीज़ जो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, फिर भी उसको इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे सर। तो ये अजीब अजीब सा जगह कौन सा है, अजीब अजीब सा चीज़ क्या है जो हमने कभी पहले सुना नहीं है, उसको हम लोग को सीखना है। इंडिया का मैप, इंडिया की जो जगह है, इंडिया की बाउंड्रीज, वो इंडिया का हिस्सा है, तुमको पता है। बट ऐसा कौन सा जगह जो इंडिया के बाहर होते हुए भी इंडिया का हिस्सा है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले तो पढ़ते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक टेरिटरी में बी डिफाइंड एज द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है, मतलब कि ये मैप अपने को नजर आ रहा है, तो जितना दूर तक ये मैप है हमारा, ठीक है, ये तो सर इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये फुल। ठीक है, दिस एंटायर पोर्शन इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, अब इसके बाद और क्या लिखा हुआ है? इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे सरकार का कानून चलता है, सरकार का अधिकार है। ठीक है, विद इन विच पीपल, गुड्स एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली। मतलब उस एरिया में आपके लोग, आपका सामान, आपका पैसा, सब कुछ आसानी से आ जा सकता है बिना किसी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के। आप अपनी हिसाब से, अपने मर्जी से, आप जैसे चाहे वैसे लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर करिए, सामान इधर से उधर आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि उत्तर प्रदेश से बिहार अगर हम कुछ सामान भेजना चाहे, तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है या सरकार अपनी मर्जी से ये सामान भेज सकती है? सर अपनी मर्जी से भेज सकती है, बिकॉज ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी और ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी, कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मन वैसे काम करिए। एक इंसान है, वो मध्य प्रदेश से झारखंड ट्रैवल करना चाहता है, तो क्या आसानी से ट्रैवल कर सकता है? आराम से कर सकता है। आपको पैसा ट्रांसफर करना है, वेस्ट बंगाल से राजस्थान पैसा ट्रांसफर करना है, क्या आराम से हो सकता है? आराम से हो सकता है। देश की सरकार जैसे चाहे वैसे ये काम कर सकती है, चाहे लोगों को ट्रांसफर करना हो, चाहे पैसा ट्रांसफर करना हो, चाहे सामान ट्रांसफर करना हो, ये आराम से हो सकता है। बट एक सेकेंड, अगर कोई एक इंसान बिहार से चाइना जाना चाहे, बिहार से किधर जाना है? चाइना जाना है, तो क्या लगता है आसानी से जब मुंह उठाए चल गए? ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सर चाइना हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ये बात समझ में आता है? चाइना इज नॉट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हुआ? वो ज्योग्राफिकल एरिया जो सरकार के कंट्रोल में है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में है, और जहां पे पीपल, गुड्स, कैपिटल, ऑल ऑफ देम कैन मूव फ्रीली। ठीक है, अब इसके अलावा वहां पे और एक दो चीज लिखा हुआ है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। मतलब अभी देखो, कभी किसी ने सोचा है या नहीं सोचा है पता नहीं, जिस जगह आप बैठे हुए हो, जिस जगह आप खड़े हुए हो, ठीक, वो धरती तो चलिए इंडियन धरती है, हमारी लैंड, और हमारे ऊपर जो हवा है, वो हवा किसका है? बात समझ में आ रहा है? आप कैसे बताओगे? बताओ। तो जो एयर स्पेस है ना, धरती के ऊपर की जो जगह है, वो भी किसकी है? इंडिया की है। ठीक, मतलब कि सर इंडिया के ऊपर अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट कोई उड़ता है तो उसको कोई गोली से नहीं उड़ाएगा, लेकिन आप पाकिस्तान के ऊपर अपना एयरक्राफ्ट भेज के देखो, वो अभी गोली मारने लगेंगे। बोल भाई मैंने तुम्हारी धरती पे थोड़ी भेजा, तो हवा में घूम रहा है। बोला नहीं, मेरी धरती के ऊपर जो हवा है वो भी किसका है? मेरा है। इट इज ऑल्सो माई डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बात समझ में आ रहा है? तो धरती भी मेरी और धरती के ऊपर का हवा भी मेरा है। और क्या लिखा हुआ है? टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब क्या?
अब अच्छे से समझना। चलो मान लो हम लोग इधर कहीं पे, ठीक है, एकदम समंदर के किनारे हम लोग खड़े हैं, तो जहां तक धरती पे है मतलब हम लोग इंडिया में है, और जैसे हम लोग पानी में जंप करेंगे मतलब इंडिया के बाहर चले गए, ऐसा। पानी में पैर रखा मतलब इंडिया के बाहर, तो ऐसा हो सकता है कि एक पैर इंडिया में और एक पैर इंडिया के बाहर, ऐसा भी हो सकता है। आप नहाने के लिए किसी बीच पे गए हो, ठीक है, मूवीज में देखते हैं ना, बीच है, बीच पे लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक समंदर के किनारे पे खड़े तब तक इंडिया में हो, जैसे बीच पे पैर रखा तो हम लोग कहीं और चले गए, इंडिया के बाहर चले गए, ऐसा होगा क्या? या उस पानी पे भी इंडिया का अधिकार होगा? बोले सर पूरी दुनिया के पानी पे इंडिया का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। समझ में आया? नहीं तो अरे ऐसा है ना भाई, किसी को बोलता है कि भाई तेरे को फॉरेन टूर करवाना है क्या, चल लेके चलते बीच पे, 4 बच्चे लोग उसको पकड़े और पानी में फेंक दिया, बोले जा फॉरेन टूर हो गया तेरा, चला गया इंडिया के बाहर। ऐसा नहीं होगा ना। तो वो पानी भी किसका है? इंडिया का है। कितना? देखो इसका काउंटिंग कैसे होता है ना, मान लो ये हम लोग का क्या है, ये इंडियन एरिया है, ठीक, तो इस इंडियन एरिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स, इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स, इतना पानी के ऊपर किसका अधिकार है? इंडिया का अधिकार है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान इस जगह पे भी घूम रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कहाँ है? अभी इंडिया में है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। नॉटिकल माइल्स क्या हुआ सर? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू अराउंड 1.852 किलोमीटर्स। एक नॉटिकल माइल कितना होता है? अराउंड 1.852 किलोमीटर्स, ऐसा होता है। तो अभी हमको उस कैलकुलेशन में जाना नहीं है, बट इतना याद रखना है कि इंडिया के जो जमीन है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक भी क्या होता है? इंडिया होता है। और इस 12 नॉटिकल माइल के बाद क्या हुआ? दिस इज इंटरनेशनल टेरिटरी, ये इंडियन टेरिटरी नहीं। क्या इतना दूर तक अभी क्लियर हो रहा है बात? तो अगर बात किया जाए डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो क्या होता है सर? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, या फिर इट इज दैट जोग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट within which people, goods and capital can move freely. It includes the air space as well as territorial waters of India. इतना समझ में आता है? अब बात करेंगे ऐसा कौन सा जगह है जो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, स्टिल उसको इंडिया का पार्ट माना जाएगा। देखो, in addition to these political frontiers, a domestic territory also includes the following: ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two countries। कि हिंदुस्तान के लोगों का शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, कोई एरोप्लेन है, और वो किसी 2 देश के बीच में काम कर रहा है, तो उसको इंडिया का ही टेरिटरी माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या नजर आ रहा है अपने को? एयर इंडिया का एक फ्लाइट है, ठीक। अब ये जिंदगी भर इंडिया में ही उड़ेगा ऐसा तो नहीं है, ये इंडिया के बाहर भी उड़ सकता है। तो अगर ये इंडिया के बाहर भी चला जाए तो भी ये कहाँ का हिस्सा माना जाएगा? इंडिया का हिस्सा माना जाएगा। समझ में आता है ये चीज? क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर एग्जाम्पल्स प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन लंदन एंड पेरिस। तो वो लंदन और पेरिस के बीच में घूम रहा है अभी कहीं, लेकिन वो प्लेन अभी कहाँ का हिस्सा है? दैट प्लेन इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आता है क्या? सिमिलरली अगर कोई प्लेन है जो किसी फॉरेन कंट्री का है, जो इंडिया के एरिया में घूम रहा है, तो उसको इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानेंगे। जिस कंट्री का है वहां का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आता है? अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट किसी बाहर कंट्री में घूमते हुए भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो अगर किसी बाहर कंट्री का एयरक्राफ्ट इंडिया में घूमता है तो फिर वो भी कहाँ का टेरिटरी होगा? उस बाहर वाले कंट्री का टेरिटरी होगा। ये तो समझ में आना चाहिए। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। ये बात समझ में आना चाहिए। अब लिखा हुआ है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स
and floating platforms operated by the residents of a country in। चलिए बात करते हैं कि नॉर्मली लोगों को मछली पकड़ना होता है तो कितने दूर जाते हैं, समंदर किनारे पे बैठ के पकड़ते हैं मछली, 100 मीटर 200 मीटर ऐसे चले जाते हैं। अभी आपको लगा कि यार मेरे को इतना से काम चल नहीं रहा है, तो मछली पकड़ने के लिए कोई इधर चला गया, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर चला गया, तो जिस जगह से वो मछली पकड़ के लाया क्या वो इंडिया का टेरिटरी हो गया? लेकिन बोला तो यही गया। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, वो वर्ड देख लेंगे तो समझ में आएगा। फिशिंग वेसल्स नहीं तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या एनी अदर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, जहां पे उनको अकेला अधिकार है कि आप ही वहां पे जाके काम करिएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो एरिया है ये किसके अंदर फॉल करता है, श्रीलंका के अंदर फॉल करता है मान लो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से परमिशन लिया है कि हम वहां पे जाकर के क्या करना चाहते हैं, अपना फिशिंग करना चाहते हैं या फिर कोई रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे नीचे एक इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, ये किसका है, ओएनजीसी का है। तो ओएनजीसी बहुत सारा रिसर्च करने के लिए बीच समंदर में जा करके अपना बहुत सारा प्लांट्स बैठाता है। तो जिस जगह पे ओएनजीसी का वो प्लांट्स बैठा हुआ है उसको किसका टेरिटरी माना जाएगा, इंडिया का टेरिटरी माना जाएगा, इवन इफ इट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। वो इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, लेकिन फिर भी किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का पार्ट माना जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज? फॉर एग्जाम्पल रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स, वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है एम्बेसीज, कॉन्स्युलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है एम्बेसी, कॉन्स्युलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना। मान लो कि इंडिया से आप घूमने के लिए गए यूएस, और ये बात कब का है, ये बात है जनवरी 2020 का। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां लॉकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई इंसान गया यहां से घूमने के लिए यूएस और उसके पास 2 महीने का वीजा था, जनवरी में गया तो मार्च तक वो वहां पे रह सकता था, उसके बाद परेशानी। भी जब वो यहां से वहां गया वहां लॉकडाउन लग गया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, 2 महीने में उसका वीजा खत्म हो जाएगा, वहां की सरकार उसको लात मार के निकाल देगी, बोले इंडिया जाओ। तो ऐसे सिचुएशंस में जो इंडियंस लोग यूएस में फंस गए उनका हेल्प कौन करेगा वहां पे? तो बोलते कि इंडिया जो है ना, इंडिया का हर एक कंट्री में क्या है, एक ऑफिस बनाया हुआ है गवर्नमेंट का। सिमिलरली अदर कंट्रीज का ऑफिसेस भी कहां है, इंडिया में है। ठीक, तो इंडिया का हर एक कंट्री में ऑफिसेस बनाया हुआ है, तो वो जो ऑफिस है वो उस कंट्री के हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमारे कंट्री के हिसाब से चलेगा। मान लो इंडिया का ऑफिस है कहाँ, यूएस में, तो वो ऑफिस किसके कंट्रोल में काम करेगा, यूएस गवर्नमेंट के या इंडियन गवर्नमेंट के? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा। उस ऑफिस में हर काम उस तरीके से होगा जिससे इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी। उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों को अपॉइंट कौन करेगा, इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उनको सैलरी कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो ऑफिस कहाँ है, इंडिया के बाहर, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है? अपनी मर्जी से हम वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही है चीज? कॉन्स्युलेट क्या होता है, कॉन्स्युलेट भी एम्बेसी के जैसा ही होता है, एक छोटा ऑफिस होता है जहां पे वीजा का प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, इमिग्रेशन, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बट मान के ये चलना है अपने को कि एम्बेसी हो, चाहे कॉन्स्युलेट हो, चाहे कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, जो इंडिया के बाहर है, लेकिन ये सारी चीजें किसके हिसाब से चलती है, हमारे देश की गवर्नमेंट जो है ना उसके हिसाब से चलती है। वहां पे हमारा कंट्रोल होता है, तो उसको किसका डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। और एक चीज बता देते हैं, अगर मान लो कि यूएस के लोगों ने, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, दिस इज इंडियन एम्बेसी, कहाँ पे, यूएस में।
तो ये बेचारा ऑफिस है किधर पे, यूएस में है, लेकिन इसको किसका पार्ट माना गया, इंडिया का। तो अगर कोई इंसान जाकर के इस ऑफिस पे अटैक कर दे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने इंडिया पे अटैक किया है, बिकॉज ये किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। समझ में आता है ये चीज। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रेशियस प्लेस। क्लियर हो रहा है ये चीज। क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन जापान, है तो जापान में लेकिन किसका हिस्सा है, इट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है सर, इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, या तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इट इज दैट पार्ट ऑफ द जोग्राफिकल टेरिटरी which is administered by a government and within which people, goods and capital can move freely. It includes both air space and territorial waters. लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं है, आई एम सॉरी, क्या और है जो इसके अलावा इंक्लूडेड है, what else is included? Ships and aircrafts owned and operated by normal residents of a country which is operating between two countries. जैसे एग्जांपल लिया एयर इंडिया का, कि एयर इंडिया का फ्लाइट लंदन और पेरिस के बीच में घूम रहा है, लेकिन वो है किसका टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी। उसके अलावा और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा, ऐसा कोई फिशिंग वेसल या ऑयल एंड गैस रिग्स या अदर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो किधर पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में, बट वहां पे अपने पास क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है, एक अधिकार के साथ काम करे, ऐसे नहीं चले गए। समझ में, कहीं पे भी चले गए बिना मर्जी के तो हमारा पार्ट नहीं हो गया, हम वहां पे प्रॉपर अथॉरिटी के साथ, प्रॉपर परमिशन के साथ काम कर रहे, तो उसको भी किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा इंडिया का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई एम्बेसी है, कोई कॉन्स्युलेट है, या फिर कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया के बाहर, स्टिल उसको भी किसका हिस्सा माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ में आता है। अब बात करें कि सर कुछ ऐसा भी जगह होता है जो इंडिया में है लेकिन इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे वेरी सिंपल, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई यूएस एम्बेसी है तो फिर वो कहां का हिस्सा माना जाएगा, यूएस का। जापानीज एम्बेसी है तो जापान का हिस्सा है, इंडिया के अंदर होते हुए भी वो इंडिया का पार्ट नहीं है। क्लियर हो रही है चीज। और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया में अगर कौन सी संस्था का ऑफिस है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर उनका ऑफिस इंडिया में है तो उस जगह को इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे, ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम करेंगे। और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ही क्या होता है, वो जगह जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। समझ में आ रहा है। तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो अगर आपके देश में यूएनओ या डब्ल्यूएचओ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है तो वो इंडिया में होने के बावजूद क्या नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। ये बात समझ में आता है। चलो, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अभी। नेक्स्ट यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो और क्लियर हो जाएगा। इंडिया का एक कंपनी है रशिया में, इंडिया का एक कंपनी है रशिया में, तो क्या इस कंपनी को क्या माना जाएगा, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है? नो। अरे डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या, क्या ये इंडिया में है? नहीं है। क्या ये टेरिटोरियल वाटर्स में है? नहीं है। क्या ये कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई फ्लोटिंग वेसल है इंटरनेशनल वाटर में? क्या ये कोई एम्बेसी है, कोई कॉन्सुलेट है, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है? नहीं। इट इज अ नॉर्मल कंपनी। कंपनी किधर का है? इंडिया का, लेकिन काम कहां करता है? तो लोकेटेड इन रशिया। रशिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखा हुआ है? फेसबुक का ऑफिस कहां है? इंडिया में। तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है? यस है। कहां पे? इंडिया में। और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है भाई।
फिर क्या बोलते हैं, कंपनी इन यूएसए ओन्ड बाय मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का एक कंपनी कहाँ पे है, यूएसए में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लोकेशन देखना है यहाँ पे, ओनरशिप नहीं देखेंगे, मालिक कौन है वो नहीं देखना है, लोकेशन देखना है। लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया के बाहर, ठीक है। तो जो इंडिया के बाहर है वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है ना इंडिया का। ऑफिस इन इंडिया ओन्ड बाय बिल गेट्स। अरे मालिक कोई भी है, क्या फर्क पड़ता है, ऑफिस किधर पे है, इंडिया में, तो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर ब्रांच ऑफ HDFC बैंक इन किधर है, बांग्लादेश में, तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ क्या, नो। ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका इन इंडिया में, बैंक ऑफ अमेरिका एक ब्रांच है, इंडिया में बैंक ऑफ अमेरिका का एक ब्रांच है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे या नहीं, यस। किधर है, इंडिया में है। इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका, श्रीलंका में किसका ऑफिस है, इंडियन एम्बेसी है, तो उसको किसका पार्ट मानेंगे, श्रीलंका का, दैट इज इंडियन टेरिटरी। समझ में आ रहा है तो किधर, श्रीलंका में, लेकिन कौन सा ऑफिस है, एम्बेसी है, तो उस इंडियन एम्बेसी को इंडिया का पार्ट माना जाएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली ब्रिटिश एम्बेसी इन ऑफिस किधर है, इंडिया में, तो इंडिया का पार्ट हुआ क्या, ये ब्रिटेन का पार्ट है, ब्रिटिश एम्बेसी है ये, तो समझ में आना चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया वाइज बात करें तो कौन सा इंडिया का पार्ट है और कौन सा इंडिया का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट अब बात करें नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड, नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का बहुत सिंपल सा मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मल रेसिडेंट्स मीन्स इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। दो चीज लिखा हुआ है, हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ेंगे आराम से। मिस्टर विक्रम अग्रवाल, ठीक है, रहते किधर पे है, इंडिया में, रहते किधर है, इंडिया में, कमाते खाते भी किधर है, इंडिया में। समझ में आ रहा है। आप रहते भी नॉर्मली किधर हो, इधर ही रहते हो, और आपका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है, इधर ही है, यहीं पैसा कमाते, यहीं खर्च करते, यहीं उड़ाते, यहीं बचाते, सब यहीं करते हैं। तो विक्रम अग्रवाल को इंडिया का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, एक दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, मान लो रिलायंस, रिलायंस क्या कोई इंसान है या कंपनी है, कंपनी है। सर रिलायंस किधर रहता है, उसका कोई घर है क्या। देखो अब रिलायंस कोई इंसान तो नहीं जो घर होगा उसका, उसका क्या होगा, ऑफिस। तो उसका मेन ऑफिस, उसका हेडक्वार्टर कौन से देश में है, इंडिया में है। चलिए मतलब हम उसको मान लेते कि वो इंडियन है, और क्या इंडिया में उसका बिजनेस भी है, यस, इंडिया में ही कमाता है, इंडिया में ही उड़ाता है, इंडिया के बाहर भी कमाता है, इंडिया के बाहर भी उड़ाता है, बट मेनली इंडिया में कमाता है, इंडिया में उड़ाता है। तो रिलायंस को भी क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब कि सर नॉर्मल रेसिडेंट में सिर्फ इंसान नहीं आएंगे, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो नॉर्मली आपके देश में ही रहते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपके देश में ही है। ये बात समझ में आया। अब मान लो ये कौन है, ये है राम, और राम किधर चला गया, यहां से यूएसए। तो राम का जन्म किधर हुआ, इंडिया पे, अपने जिंदगी का 20-22 साल कहां गुजारा, इंडिया में। उसके बाद हम चले गए यूएसए, किस पर्पस से, जॉब के पर्पस से, ठीक। पिछले 5 साल से रहता कहां पे है, यूएस में, कमाता खाता कहां पे है, यूएस में। तो राम को इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माने या यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट माने। सर मेरे हिसाब से यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट मानना चाहिए,
बिकॉज ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन यूएसए एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन यूएसए। रहता भी कहाँ है? यूएसए में। कमाता खाता भी कहाँ है? यूएसए में। तो फिर इसको कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाए? यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाए। सिमिलरली यूएस का कोई आदमी इंडिया में आया, 10 साल से इंडिया में रह रहा है, यहीं कमाता खाता है, सब कुछ यहीं करता है, तो उसको यहाँ का क्या मान लिया जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। अब एक सेकंड के लिए अपना दिमाग को शांत करना और कंफ्यूज मत करना। हम नॉर्मल रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, सिटीजन का बात नहीं कर रहे हैं। जब राम इंडिया से बाहर गया यूएस में रहता है, काम करता है, तो क्या वो यूएस का सिटीजन हो गया? नो। सिटीजन मतलब क्या होता है? जो जहां पे पैदा होता है ना, वहां का सिटीजन होता है। पैदा कहां पे हुआ है? इंडिया में ना, तो ये सिटीजन किधर का रहेगा? इंडिया का सिटीजन रहेगा। बट रहता कहां है? पैदा होना अलग बात है और रहना अलग बात है। समझ में आ रहा है? पैदा होना अलग बात है और रहना अलग बात है। आज विराट कोहली इंडिया में पैदा हुआ तो इंडिया का सिटीजन है कि नहीं? इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का सिटीजन है। अभी उसको क्या हुआ, शौक चढ़ा के भी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेलेंगे, अब हमको ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम ज्वाइन करना है, तो कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया, और ऑस्ट्रेलिया जाके क्रिकेट खेलता है। ठीक, साल भर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, 2 साल 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बन गया? सिटीजन तो इंडिया का है, पैदा कहां हुआ? यहां हुआ। सिटीजनशिप आपको तब मिलता है जब आप किसी कंट्री में पैदा होते हैं, या फिर वहां का सरकार लीगली आपको अपना सिटीजन बनाए, तब। समझ में आ रहा है? तो अगर विराट कोहली ने अप्लाई किया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसको सिटीजनशिप दे दिया तो अलग बात है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक वहां का सिटीजन नहीं बनेगा। किसी जगह पे रहने से आप वहां का सिटीजन नहीं बन जाते हो। समझ में आ रहा है? 2 साल अगर हम जाकर के बांग्लादेश में रह ले तो हम बांग्लादेश का सिटीजन नहीं बन जाएंगे। 2 साल हम जाकर के यूएस में रह ले तो यूएस का सिटीजन नहीं बन जाएंगे। लेकिन 2 साल से यूएस में रहेंगे तो वहां का रेसिडेंट बन जाएंगे, बिकॉज आई एम रेसाइडिंग इन यूएसए। रहते कहां पे है? यूएसए में। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट बॉर्न इन यूएसए बट आई एम स्टेइंग इन यूएसए। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां किस चीज का बात हुआ है? सिटीजन का बात नहीं कर रहे हैं, यहां किसका बात कर रहे हैं? नॉर्मल रेसिडेंट का, जो रिसाइड करता है, जो रहता है। समझ में आ रहा है? तो सर रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? कोई इंसान भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है और उसी कंट्री में वो क्या करता है? कमाता खाता भी उसी कंट्री में है। ये बात समझ में आया? कोई इंसान गया यूएस फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, और 3 महीना जॉब करके आ गया, तो क्या उसको यूएस का रेसिडेंट माना जाए या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाए? इंडिया का, बिकॉज वो नॉर्मली कहां रहता है? इंडिया में। यूएस तो गया था सिर्फ 3 महीने के लिए, तो ये 2-3 महीने के लिए कहीं चले जाओगे तो तुम वहां का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनोगे। नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए आपको मान के चलो कि 1 साल वहां पे गुजारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी ऐसा हुआ कि विक्रम अग्रवाल जनवरी 2020 में जर्मनी चला गया। फॉर व्हाट पर्पस? जॉब। तो रहते कहां पे थे? जर्मनी में। कमाते कहां थे? जर्मनी में। खर्चा कहां करते थे? जर्मनी में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, कोई वहां पे इवेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया कि वापस जुलाई 2020 में कहां आ गए? घूम के इंडिया आ गए। समझ में आ रहे? तो हम जनवरी से जुलाई तक किस जगह पे थे? इंडिया में या जर्मनी में? जर्मनी में। तो वो ड्यूरेशन में मेरे को इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाए या जर्मनी का? सर इंडिया का। इंडिया का ही मानेंगे, बिकॉज अब नॉर्मली कहां रहते हो? इंडिया में। कौन सा आपको जर्मनी में रहते हुए 1 साल हो गया? सर 1 साल थोड़ी हुआ, अभी अभी तो गए थे। तो आप कहीं 2 महीना 4 महीने के लिए चले जाओगे तो वहां का रेसिडेंट आप नहीं कहलाओगे। ठीक है, कम से कम साल भर तो गुजारिए वहां पे। ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन सर है ना दिमाग खराब कर दिया छोटा सा डेफिनेशन पढ़ाने में। दिमाग खराब करने लायक कॉन्सेप्ट ही है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन? दोनों। भाई इंसान हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, रहता कहां है? उस देश में। कमाता खाता कहां है? उस देश में। ठीक, तो नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्डिनरली नॉर्मली कहां रहते हैं? उस देश में रहते हैं। 2 दिन से वहां पे है तो वहां का रेसिडेंट नहीं बोल देंगे, 2 साल से है तो बोलेंगे। क्लियर?
ऑर्डिनरली वहीं रहता है, नॉर्मली वहीं रहता है, वो ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आया, नॉर्मली वहीं रहता है। और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है? वहीं है, कमाता खाता भी वहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में फॉलो नहीं करेंगे। जैसे ऐसा कोई लोग जो घूमने फिरने के लिए गए किसी देश में, किस पर्पज से? चलो आप इंडिया के बाहर गए और 2 साल से आप कहाँ हैं? जर्मनी में है, लेकिन आप जर्मनी में क्या कर रहे हैं? इलाज करवाने के लिए गए, पैसा कमाने के लिए नहीं गए। तो क्या आपको जर्मनी का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा? नो, आप इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट हो। कमाते खाते कहाँ पे हो? इंडिया में ही हो। समझ में आ रही है बात? आप गए हो किस सिलसिले में? घूमने के पर्पज से, या फिर खेलने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, तो फिर आपको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट के लिए क्या जरूरी है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट जरूरी है। ठीक हो रहा है बात? नेक्स्ट, बहुत अच्छे से समझना आप कि अगर इंडियन एम्बेसी का कोई ऑफिस कहाँ है बोलो? यूएस में। इंडियन एम्बेसी का ऑफिस कहाँ है? यूएस में। तो यूएस में है ऑफिस, वो यूएस का पार्ट है या इंडिया का पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। इंडियन एम्बेसी का वो ऑफिस जो कहाँ है? यूएस में है। यूएस में होने के बावजूद वो कहाँ का पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया ने यहाँ से कुछ लोग भेजे थे यूएस। बात समझना, मोदी जी ने 2 लोगों को भेजा, बोला आप मेरे भरोसे के इंसान हैं, आप जाइए यूएस और उस ऑफिस में बैठिए। तो बेचारा 3 साल से 4 साल से कहाँ बैठा हुआ है? यूएस में। कमाता खाता भी कहाँ है? यूएस में। तो क्या उसको यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा या इंडिया का? इंडिया का माना जाएगा। अगर वो कहाँ पे काम करता है? एम्बेसी में काम करता है। बात समझ में आ रहा है? वो कहाँ का रहने वाला था? इंडिया का या यूएस वाला? इंडिया का। इंडिया का था और एम्बेसी में काम करने के लिए कहाँ गया? यूएस। तो अगर इंडियन पर्सन किसी एम्बेसी में काम करता है इंडिया के बाहर, तो भी वो कहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा? इंडिया का ही रेसिडेंट माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर इंडियन पर्सन इंडियन एम्बेसी में काम करता है इंडिया के बाहर, इंडियन पर्सन काम करता है इंडिया के बाहर, कहाँ पे? किसी कंपनी में या एम्बेसी में? कंपनी में काम करता है, तो फिर भैया अगर साल भर से ऊपर हो गया तो फिर अमेरिका का मान लीजिए उसको, लेकिन वो काम कहाँ करता है? एम्बेसी में काम करता है, भारत सरकार के अंदर काम करता है, तो फिर किसका रेसिडेंट माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द फॉरेन कंट्री। ये बता रहे कि अगर इंडिया में क्या है? यूएस एम्बेसी है, ठीक है, कहां पे? न्यू दिल्ली में। तो क्या ये यूएस एम्बेसी इंडिया का पार्ट है? आंसर इज नो। इस यूएस एम्बेसी में काम करने के लिए लोग कहां से आए? यूएस से आए। तो इंडिया में रह रहे पिछले 4 साल से, इंडिया में कमाते हैं, तो क्या इन लोगों को इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाए? नो। यूएस सरकार ने अपनी एम्बेसी में काम करने के लिए इन लोग को भेजा है। ये लोग हमेशा कहां के नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे? यूएस। ये बात समझ में आता है? तो ये लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कमाते हैं, लेकिन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है। ये बात समझ में आया? कोई इंसान इंडिया आया घूमने के लिए, तो घूम रहा है इंडिया में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इंडिया में इलाज करवाने के लिए आया, तो क्या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया? नो। जिस देश से आया वो उसी देश का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO, सेम कॉन्सेप्ट। हम क्या बोले? नॉर्मल रेसिडेंट मतलब इंसान भी और ऑर्गेनाइजेशन भी। तो WHO और UNO क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? इंडिया में है। तो क्या इसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे? नहीं सर, ये इंटरनेशनल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसे लोग जो WHO, UNO में काम करते हैं, उनको कहाँ का रेसिडेंट माना जाए? मान लो कि विक्रम अग्रवाल का जॉब लग गया, कहाँ पे? UNO में। और UNO का ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। UNO का ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। और विक्रम अग्रवाल का जॉब लगा है कहाँ पे? UNO के ऑफिस में। तो 2 चीज हुआ, मुंबई में है UNO का ऑफिस और विक्रम अग्रवाल का UNO का ऑफिस में जॉब लग गया। तो क्या ये UNO का ऑफिस इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है? नो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
जस्ट बिकॉज विक्रम अग्रवाल यूएनओ में जॉब करता है तो क्या विक्रम अग्रवाल इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहेगा? इंडिया का ही है भाई, पैदा यहाँ पे हुआ, रहता यहाँ है, कमाता खाता भी इधर ही है, तो कहाँ का रेसिडेंट हुआ? इंडिया का रेसिडेंट हुआ ना। लेकिन अब एक काम करो भाई, ये भाई साहब किधर का है? अमेरिका का है, और काम कहाँ पे करता है? यूएनओ में। यूएनओ का ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। तो ये भाई साहब काम कहाँ करते हैं? इंडिया में। कमाते खाते कहाँ पे? इंडिया में। तो क्या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मान ले? नो। ये कहाँ का रेसिडेंट है? ये अमेरिका का ही रेसिडेंट माना जाएगा। बात समझना। अगर ये इंडिया में 1 साल से ज्यादा काम करेगा तो फिर ये इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। अलग अलग चीज है, आराम से समझना। पहला बात, क्या यूएनओ को नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे? यस और नो? नो, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग इंडिया का रेसिडेंट नहीं मान सकते। क्लियर है? जो लोग यूएनओ में काम करते हैं वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है? आराम से अपना दिमाग में बैठा लेना, अगर यूएनओ में काम नहीं करते, किसी नॉर्मल जगह पे काम करते, तो आपको कहाँ का रेसिडेंट माना जाता है? अगर विक्रम अग्रवाल यूएनओ में नहीं काम करता, किसी कंपनी में काम करता, तो विक्रम अग्रवाल को कहाँ का रेसिडेंट मानते हैं? इंडिया का। तो अभी भी इंडिया का है। ये अमेरिकन पर्सन अगर इंडियन कंपनी में आया था जॉब करने के लिए, तो उसको कहाँ का रेसिडेंट मानते हैं? अरे नॉर्मली 1 साल से कम हुआ है, 2 महीना हुआ है, तो कहाँ का मानेंगे? अमेरिका का। तो अमेरिका का रहेगा। 1 साल से ज्यादा हो गया तो इंडिया का, तो इंडिया का मानेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम नॉर्मल है। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग। अगर इंडिया का आदमी है तो इंडिया का रेसिडेंट, अमेरिका का है तो अमेरिका का रेसिडेंट। जिस देश के लोग काम कर रहे हैं वो अपने कंट्री के रेसिडेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ रशियन पर्सन इज वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया। एक रशिया का इंसान कहाँ काम कर रहा है? इंडिया में। लेकिन कहाँ? यूएनओ का ऑफिस में। तो वो इंडिया का रेसिडेंट या रशिया का? रशिया का। वो कहाँ का रेसिडेंट है? रशिया का ही है। लेकिन इफ ही वर्क्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया, कहाँ पे? इंडिया में। ही इज ऑर्डिनरली वर्किंग इन इंडिया, तो फिर कहाँ का मान लेंगे? इंडिया का मान लेंगे। समझ में आया ये चीज? 1 साल से ज्यादा हो गया इंडिया में काम करते हुए, तो फिर कहाँ का मान लेंगे? इंडिया का। सर 1 साल से ज्यादा हो गया, वो एम्बेसी में काम कर रहा था इंडिया में, तो फिर कहाँ का मानेंगे? रशिया का। एम्बेसी में काम करोगे तो हमेशा कहाँ के माने जाओगे? भाई आप उसी कंट्री के माने जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखा हुआ है? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स। अभी एक जहाज है, ठीक? एक जहाज कहाँ से चला था? यूएस से, और कहाँ आया? इंडिया। तो जहाज के साथ जो लोग आए थे, जो उसका सेलर था, जो क्रू मेंबर्स थे, वो लोग अब दिन भर जहाज पे तो रहेंगे नहीं, वो इंडिया में भी घूमेंगे फिरेंगे। तो 2 महीने से 3 महीने से वो इंडिया में घूम फिर रहे हैं, तो क्या वो इंडिया के हो गए? यूएस के ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया इंडिया में तो फिर इंडिया के। समझ में आ रही बात? क्योंकि इकोनॉमिक पर्पस ही तो था। फिर क्या लिखा हुआ है? बॉर्डर वर्कर्स। जैसे मान लो ये अपना नेपाल है, ये इंडिया है, तो एक इंसान जो इन दोनों के बीच में रहता है, ठीक? तो वो रोज क्या करता है? इधर उधर आते जाते रहता है। रहता कहाँ है? घर कहाँ पे है? नेपाल में। लेकिन बॉर्डर्स ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो रोज आना जाना लगा रहता है। तो वो इंडिया आता है, इंडिया में काम भी करता है, कमाता भी है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया? नो। रहता कहाँ है? नेपाल में। घर कहाँ है उसका? नेपाल में। बस काम के सिलसिले में हमेशा इधर उधर आना जाना लगा रहता है। उसी तरीके से एक इंसान, उसका घर बिहार में है, लेकिन काम के सिलसिले में वो जाता है नेपाल, रोज सुबह जाता है, रात को आ जाता है, तो उसको कहाँ का रेसिडेंट मानेंगे? इंडिया का। क्योंकि रहता कहाँ है? इंडिया में। समझ में आ रहा है? चलो इस पूरे डेफिनेशन को वापस से एक बार देखा जाए। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन हुए सर? नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो नॉर्मली आपके कंट्री में रहते हैं। नॉर्मली रहते हैं मतलब कितना बोलो? 1 साल से ज़्यादा।
और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपके कंट्री में है, कमाते खाते भी आपके देश में है, वो आपके कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक। बट नॉर्मल रेसिडेंट में कौन इंक्लूडेड नहीं होता? सर इंडिया में ना बहुत सारे लोग आए थे बाहर से, किस पर्पज से? पढ़ने के लिए, इलाज करवाने के लिए, घूमने के लिए, तो उनको हम इंडिया का रेसिडेंट नहीं मानेंगे बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? वो पैसा कमाने के लिए थोड़ी आए थे यहाँ पे, वो तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आए थे, इलाज करवाने के लिए आए थे। दूसरा, इंडिया के अंदर अगर किसी फॉरेन कंट्री का एम्बेसी है और उस एम्बेसी में लोग काम करते हैं, कहाँ के? वहीं के। यूएस के लोग यूएस एम्बेसी में काम कर रहे हैं और यूएस एम्बेसी का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। यूएस के लोग यूएस एम्बेसी में काम करते हैं और यूएस एम्बेसी का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो बेचारा काम किधर कर रहा है? दिल्ली में। रहता कहाँ है? दिल्ली में। स्टिल वो कहाँ का रेसिडेंट है? यूएस का, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट ने उसको भेजा यूएस एम्बेसी में काम करने के लिए। ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर इंडिया का इंसान इंडियन एम्बेसी में काम करने के लिए गया है यूएस, तो रहता यूएस में लेकिन फिर भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा वो। ये भी समझ में आना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये इंडिया में है, फिर भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। दीज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वो लोग जो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनको कहाँ का रेसिडेंट माना जाए? सर जिस देश से आए हैं वहीं का मान लीजिए। रशिया से आए तो रशिया का, अमेरिका से तो अमेरिका का, इंडिया से आए तो इंडिया का, और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर इंडिया। क्लियर हो रहा बात? रशिया का आदमी इंडिया के ऑफिस में काम करे 1 साल से ज़्यादा, कहाँ? यूएनओ में, तो फिर इंडिया का ही मान लीजिए उसको। कोई फॉरेन शिप है या फिर कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट है, उसके साथ लोग इंडिया में आए और यहाँ पे घूम फिर रहे, यहाँ पे कमा रहे, खा रहे, तो उसको यहाँ का मान लेंगे क्या? नहीं। 1 साल के भीतर हुआ तो नहीं मानेंगे, उससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ का मान लेंगे, राइट। और बॉर्डर वर्कर्स, मतलब कि बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, एवरीडे इधर उधर आते जाते रहते किसी दूसरे कंट्री में, तो फिर उसी कंट्री का मानिए ना, यहाँ का क्यों मानते? यहाँ तो रहते नहीं है, घर तो उसका कहाँ है? नेपाल में, तो नेपाल का रेसिडेंट है। समझ में आया? चलो ये भी एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अपने को। क्या ऐसे लोगों को इंडिया का रेसिडेंट माना जाए या ना माना जाए? इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन, इंडियन लोग कहाँ काम कर रहे हैं? जापान में, तो क्या इंडिया का मानेंगे? यस, बिकॉज कहाँ काम कर रहे हैं? एम्बेसी में। इंडिया के लोग कहाँ काम कर रहे हैं? जापान में, फिर भी इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे बिकॉज जापान में किस जगह काम कर रहे हैं? एम्बेसी में। अमेरिकन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया, इंडिया में आके रहता है और क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, तो मान ले रेसिडेंट? नो। इंडियंस गोइंग टू अटेंड अ मैरिज पार्टी इन लंदन, इंडिया के लोग किधर गए? लंदन गए, किस लिए? मैरिज पार्टी अटेंड करने के लिए, तो लंदन का रेसिडेंट मान ले? इंडिया का ही है, घूमने फिरने के लिए गए भाई। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन, इंडिया के लोग कहाँ काम कर रहे हैं? यूएनओ ऑफिस, और यूएनओ ऑफिस कहाँ पे है? जापान में है, तो इंडिया का इंसान काम कहाँ कर रहा है? जापान में, तो इंडिया का रेसिडेंट या जापान का रेसिडेंट? इंडिया का रेसिडेंट। यूएनओ ऑफिस में काम करोगे तो क्या होगा? आप जिस देश को बिलोंग करते हो आप वहीं के रेसिडेंट माने जाओगे, अगर 1 साल से कम हुआ तो। अगर 1 साल से ज़्यादा होता तो फिर वहीं का मान लीजिए उसको। जैसे इफ लेस देन 1 ईयर तो फिर इंडिया का रेसिडेंट, और अगर मोर देन 1 ईयर तो फिर भैया आप जापान के रेसिडेंट हो गए। आप कहाँ काम कर रहे हो 1 साल से ज़्यादा? जापान में, तो जापान का रेसिडेंट हो गया, फिर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। इंडियंस गोइंग फॉर फॉरेन टूर, इंडिया के लोग फॉरेन टूर गए घूमने के लिए, तो कहाँ का रेसिडेंट? इंडिया का ही। तो इतना दूर तक टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है। ठीक, आज का क्लास इधर ओवर करेंगे।